और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नेटो अब फिनलैंड के जरिए भी रूस की घेराबंदी में जुट गया है। नेटो के 3 युद्धपोत फिनलैंड पहुंचे हैं और फिनलैंड की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर नौसेना के साथ साथ अभ्यास भी किए जा रहे हैं। खबर है कि फिनलैंड के साथ स्वीडन ने भी नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। फिनलैंड और पड़ोसी स्वीडन नेटो के करीबी सहयोगी हैं, लेकिन शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए नेटो गठबंधन में शामिल होने से कतराते रहे हैं और फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा भी करता है। उधर बुचा में एक बार फिर कब्रें खोदकर 100 से ज्यादा शवों को निकालने का दावा किया गया है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार करने का आरोप दोहराया। बुचा में इन हत्याओं के लिए यूक्रेन रूसी सेना को जिम्मेदार ठहराते आ रहे हैं और जबकि रूस इसे इनकार करता है। और इसी बीच बुचा के एक दूसरे इलाके में कई सारी कब्रें खोदी गई हैं, जहां से सैकड़ों शवों को निकाला गया है और आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने सैकड़ों लोगों को मारा था। और इस बीच बुचा के एक दूसरे इलाके में कई कब्रें खोदी गई, जहां से सैकड़ों शवों को निकाला गया। आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने सैकड़ों लोगों को मारकर उनके शवों को जमीन में गाड़ दिया था, जिन्हें निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली गई और फिर एक एक कर शव जमीन से निकाले गए। बताया गया कि उन शवों की पहचान करने के बाद उन्हें उनके परिवार वालों को सौंपा जा रहा है। उधर युद्ध के बीच पुतिन ने यूक्रेन की सीमा के पास परमाणु हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए और ये दावा किया यूक्रेन की सेना ने, जिसके मुताबिक रूस ने इन मिसाइल सिस्टमों को यूक्रेन की सीमा से महज 60 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया है। दावा है कि इनमें रूसी सेना के खतरनाक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। जरूरत पड़ने पर इनकी मदद से परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। यही नहीं, इनके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इनकी तैनाती को यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के पुतिन के उस गेम प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वो जनमत संग्रह करवाकर खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने की तैयारी में जुटे हैं। और अगर पुतिन खेरसोन को यूक्रेन से अलग करवाने के अपने प्लान में कामयाब हो गए, जहां रूसी सेना ने करीब 3 हफ्ते पहले अपने कब्जे का दावा किया था, तो दक्षिणी यूक्रेन में रूस का दबदबा तो बढ़ेगा ही, साथ ही उसे हमले को सही ठहराने की एक ठोस वजह भी मिल जाएगी। इसके साथ ही खेरसोन से क्राइमिया तक एक लैंड कॉरिडोर बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इससे पहले जनमत संग्रह करवाकर 2014 में रूस क्राइमिया पर कब्जा कर चुका है और उस वक्त करवाए गए जनमत संग्रह में करीब 97% लोगों ने रूस के साथ रहने के लिए वोट दिया था। और तमिलनाडु के तिरुपुर में एक स्कूल की छात्रा पर ईसाई धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा है। तमिलनाडु के तिरुपुर में एक स्कूल की छात्रा को विभूति लगाने पर प्रताड़ित करने और ईसाई धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा है। माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए नाइजीरियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। धूल भरी आंधी से एयर ट्रैफिक प्रभावित, पैदल और 2 पहिया वाहनों को मुश्किल हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली को अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, अगले 2-3 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। और वहीं यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को तबाह करने का दावा जरूर किया है। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है, जिसमें एक सुनसान इलाके में रूसी टैंक आग की लपटों में घिरा नजर आया। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाकर यह हमला किया, जिसमें उसके कई टैंकों के परखच्चे उड़ गए। साथ ही कई रूसी सैनिक भी इस बमबारी में मारे गए। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका कि यह हमला किस जगह किया गया। इस बीच यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने अब अपने एक और खतरनाक हथियार को मैदान में उतार दिया। UR-77 मेचोरित नाम का ये घातक हथियार जमीन के अंदर छिपी बारूदी सुरंगों को पल भर में तबाह कर देता है और पूरी दुनिया में रूस के इस खतरनाक हथियार को जाना भी इसी काम के लिए जाता है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने इसे लेकर अब जो दावा किया, उससे यूक्रेन की सेना की चिंता जरूर बढ़ सकती है। ऐसा कहा गया कि रूसी सेना अब UR-77 मेचोरित का इस्तेमाल उनके शहरों के रिहायशी इलाकों में तबाही मचाने के लिए कर रही है और इस बात को साबित करने के लिए उनकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये दावा जरूर किया गया कि रूस की सेना की तरफ से किए गए इस हमले ने वहां के एक बड़े इलाके को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। और ऐसा ही यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी वीडियो में दिखाई भी दिया। वहां शहर को निशाना बनाकर रूसी सेना का दागा गया एक रॉकेट काफी दूर एक बड़ी इमारत के पास जाकर गिरा। इसके बाद करीब 1 मिनट तक इमारत के पास से हल्का हल्का धुआं उड़ता दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो हमला नाकाम हो गया हो, लेकिन तभी वहां एक बेहद तेज धमाका हुआ।
आग का एक बड़ा गोला उठा और इमारत के परखचे उड़ गए। धमाके के बाद वो पूरी जगह धुएं से ढक गई। बताया गया कि सिर्फ उस इमारत ही नहीं बल्कि उसके पास की दूसरी कई बिल्डिंगों को भी हमले में नुकसान पहुंचा। क्योंकि रूस का UR-77 मेचोरीथ किसी एक खास जगह को ही निशाना नहीं बनाता, बल्कि इसके हमले के दायरे में जो भी आता है वो पूरी तरह तबाह हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक बम या रॉकेट से वार नहीं करता, ये अपने दुश्मनों को एक ऐसे पाइप के जरिए ठिकाने लगाता है जिसके अंदर कई किलो विस्फोटक भरा होता है। रॉकेट तो बस विस्फोटकों से भरे उस पाइप को टारगेट तक ले जाने का काम करता है, जबकि पाइप के दूसरे सिरे से एक तार जुड़ा होता है जो उसे लॉन्चर से जोड़े रखता है। इसके बाद जैसे ही रॉकेट दागा जाता है, विस्फोटक से भरा पाइप एक बड़े से फंदे जैसा दिखाई देने लगता है। उसके टारगेट पर गिरते ही लॉन्चर पीछे की तरफ जाता है, जिससे तार खींचता है और फिर निशाने पर भयानक धमाका हो जाता है। रूस के इस हथियार से हुई तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां भी इसका इस्तेमाल होता है वहां 300 फीट के दायरे में सब कुछ मलबे में बदल जाता है। केंद्र सरकार ने 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इन 16 यूट्यूब चैनलों में से 10 भारतीय और 6 पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। इन चैनलों पर 68 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। जम्मू CISF बस पर आतंकी हमले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक एम्बुश ड्रोन अटैक से सबूत मिल रहे हैं, यानी वाहन को ड्रोन के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। बिहार में औरंगाबाद गया सीमा के सागरपुर के जंगल में आईडी बम ब्लास्ट, एक ग्रामीण की मौत। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाया गया था जाल। पुलिस और CRPF का सर्च ऑपरेशन जारी। और यूक्रेन के चेर्नोबिल से बड़ी खबर सामने आ रही है। चेर्नोबिल संयंत्र में आज रेडियोलॉजिकल असर की जांच होगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक और उनकी टीम आज चेर्नोबिल प्लांट का दौरा करेगी, सभी संयंत्रों की जांच करेगी। और 31 मार्च तक ये संयंत्र रूस के कब्जे में थे। और आपको बता दें, फिलहाल यूक्रेन के कब्जे में वापस जरूर आ गए हैं, लेकिन IAEA के प्रमुख यहां पर पहुंचेंगे आज। और 31 मार्च तक रूसी कब्जे में ये परमाणु प्लांट था, इसलिए रेडियोलॉजिकल उधर यूक्रेन के मारिउपोल में रूसी हमले की वजह से चिड़ियाघर के जानवरों की भी जान आफत में पड़ गई है। और बताया गया कि रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद वहां से जानवरों को नहीं हटाया गया। जबकि जंग के शुरू होने से अब तक यूक्रेन के कई चिड़ियाघरों से जानवरों को दूसरे देशों में शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन मारिउपोल में भीषण बमबारी के बावजूद इस चिड़ियाघर के जानवरों को कहीं नहीं भेजा गया। यही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जानवरों की देखभाल करने के लिए वहाँ के सभी कर्मचारी भी रुक गए, यानी उन्होंने जानवरों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। Шли обстрелы, мы ж кормили, поили, мы ни один день не оставляли без этого. Выбирали моменты, когда вот идут и рядом. बताया गया कि यूक्रेन के दूसरे शहरों के अलावा कई देशों से इन जानवरों के लिए खाना भेजा जा रहा है। हालांकि रूसी हमले में अब तक यहाँ के कई जानवरों की मौत की भी खबर है। इस चिड़ियाघर में बाघ, तेंदुआ, भालू समेत कई जानवर नजर आए। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूस ने जबरदस्त गोलाबारी कर खलबली मचा दी। वहां से आए एक वीडियो में रूस की घातक तोपें बारूद उगलती नजर आईं, जिन्हें कतार में खड़ा देख ऐसा लगा मानो वो रुकेंगे ही नहीं। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। वहां एक के बाद एक दनादन धमाके होते रहे। इसके अलावा वहां होवित्जर तोपों का जखीरा नजर आया, जिसकी मदद से रूसी जवानों ने जितने गोले दागे उससे दुगने ट्रकों में लाद कर फिर वहां ले आए। और फिर यह सिलसिला चलता चला गया। एक जवान आगे बढ़ता, तोप में गोले भरता और दूसरा उसे चला देता। चीन के एक टीवी न्यूज चैनल ने इस वीडियो के साथ दावा किया कि अगर रूस डोनबास इलाके पर पूरी तरह कब्जा कर ले तो उसे क्राइमिया तक एक सीधा रास्ता मिल जाएगा, जो यूक्रेन की सेना की कमर तोड़ने में उसके लिए मददगार साबित होगा। और गुजरात ATS को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात ATS ने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर पाकिस्तानी बोट अलहज से 330 करोड़ रुपए कीमत की 55 किलो ड्रग्स जब्त की है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 ड्रग्स तस्करों को भी पकड़ा गया है, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप RJD से इस्तीफा दे सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर कहा कि पिता से मिलने के बाद RJD से इस्तीफा दे दूंगा। इससे पहले तेज प्रताप पर RJD नेता रामराज यादव ने इफ्तार के दौरान कमरे में बुलाकर मारपीट का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लव जिहाद पीड़िता ने खुद को जान का खतरा बताया। SSP के सामने फूट कर रोते हुए अपने केस को डबरा से ग्वालियर ट्रांसफर करने की गुहार लगाई। पीड़िता की अपील पर उसकी सुरक्षा में 2 PSO तैनात किए गए। उधर रूसी सेना पर यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली एंटी टैंक मिसाइलों का खौफ दिखने लगा। ब्रिटेन ने पुतिन की सेना से मुकाबले के लिए
यूक्रेन को हाइपरसोनिक ब्रिमस्टोन मिसाइल और स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर जैसे घातक हथियार दिए, जिनकी मदद से यूक्रेन की सेना ने दुनिया में सबसे शानदार माने जाने वाले कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसने पुतिन की सेना को अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की बनावट में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में तो जंग के मैदान की ओर जा रही रूसी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी के सामने की विंडशील्ड में इतनी ही जगह छूटी दिखाई दी जिससे बस सैनिकों के लिए बाहर देखने की जगह रहे, जबकि टैंकों को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए उन पर लोहे की मोटी ग्रिल लगी नजर आई। और जब लोहा नहीं मिला तो कुछ गाड़ियों में बदलाव करने के लिए लकड़ियों की मदद लेनी पड़ गई। हालांकि लोहे का बना कवच भी ब्रिटेन से मिले हथियारों के सामने हवा साबित हुआ और यूक्रेन ने अब तक रूसी सेना की 2000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और 800 से ज्यादा टैंकों को तबाह करने का दावा किया, जिसमें खास तौर से ब्रिटेन के 2 हथियार रूसी सेना के लिए काल साबित हो रहे हैं। इनमें एक है ब्रिमस्टोन मिसाइल और दूसरा है स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर। और ब्रिमस्टोन मिसाइल को तो जंग के मैदान में टैंकों का काल माना जाता है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती है। तो वहीं स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर की मदद से एक बार में 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसके जरिए दागी जाने वाली हर मिसाइल 3 अलग अलग हिस्सों में बंटकर दुश्मन पर टूट पड़ती है। ऐसे में एक बार में अपनी ओर आ रही 24 मिसाइलों से बचना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। छत्तीसगढ़ के सीएम की पत्नी पर गंभीर आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी को लेकर रघुबर दास का सनसनीखेज खुलासा। आरोप है कि कल्पना सोरेन को औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग। चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर अपशब्द का प्रयोग किया। चिराग पासवान बोले, नीतीश कुमार के संबंध में चर्चा होती है कि वो किस कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन सवाल तो यह है कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां बैठकर उन्होंने क्या कर लिया। अहमदाबाद में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच मारपीट। जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान दूषित पानी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शुरू हुई बहस हाथापाई तक पहुंची। इस बीच रूस के साथ 61 दिनों से जंग लड़ रहे यूक्रेन के हाथ एक बेहद ही खतरनाक हथियार लग गया। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने अपने आधुनिक ड्रोन फीनिक्स घोस्ट की एक खेप को यूक्रेन भेज दिया, जिसे जेलेंस्की और उनकी सेना के लिए किसी कवच से कम नहीं बताया जा रहा, क्योंकि अब रूस के खिलाफ यूक्रेन के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो जंग में उनके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। यह हथियार है फीनिक्स घोस्ट नाम का एक ड्रोन, यानी ऐसा ड्रोन जिसे भूत की तरह माना जाता है। और इसे घोस्ट ड्रोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया को अभी इस खतरनाक हथियार के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है, यानी ये कैसे काम करता है, इसका वार कितना घातक हो सकता है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ रूस की जंग शुरू होने के कुछ दिन पहले ही इस बेहद खास ड्रोन को बनाना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने दावा किया कि घोस्ट ड्रोन खासतौर पर यूक्रेन की क्षमताओं को देखते हुए ही डिजाइन किया गया, और जैसे ही ये बनकर तैयार हुआ इसे यूक्रेन भेज दिया गया। बताया गया कि अमेरिका के इस घातक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में किया जाएगा। असल में रूस ने अब अपनी पूरी ताकत डॉनबास में ही लगा रखी है। वहां रूसी टैंक और मिसाइलें यूक्रेन की सेना में खलबली मचा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि घोस्ट ड्रोन डॉनबास में रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये पलक झपकते ही रूसी सेना के ठिकानों और उनके टैंकों को निशाना बना सकते हैं। बताया गया कि यूक्रेन भेजे गए फीनिक्स घोस्ट ड्रोन स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही हैं, जिन्हें अमेरिका ने जंग की शुरुआत में ही यूक्रेन को दिया था, और उन्होंने वहां रूसी सेना को ऐसी चोट पहुंचाई कि स्विच ब्लेड ड्रोन को रूस के टैंकों का काल बता दिया गया। अमेरिका के मुताबिक घोस्ट ड्रोन भी रूसी सेना के लिए स्विच ब्लेड ड्रोन जितने ही घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आत्मघाती ड्रोन होते हैं। मतलब कि ये बम नहीं बरसाते, बल्कि खुद बम की तरह गिरकर टारगेट को तबाह कर देते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही घोस्ट ड्रोन में भी बेहद शक्तिशाली कैमरे लगे हैं, जो निशाने की सटीक तस्वीर लेने में उसकी मदद करते हैं। यही नहीं, इस ड्रोन में इंफ्रारेड सेंसर भी लगे हैं, जिससे ये अंधेरे में भी बेहद सटीक जानकारी जुटा सकता है, और उसकी मदद से रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने ऐसे 121 फीनिक्स घोस्ट ड्रोन यूक्रेन भेजे, जो स्विच ब्लेड ड्रोन के साथ मिलकर अब पुतिन की सेना को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। बताया गया कि ये आत्मघाती ड्रोन मैदानी इलाकों से गुजर रहे रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। यानी एक बार रूसी सेना का काफिला घोस्ट ड्रोन की नजर में आया तो फिर बच पाना मुश्किल ही होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक इस ड्रोन को बनाने में यूक्रेन की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया। We will continue to move that development in ways that are attuned to Ukrainian requirements.
हालांकि यूक्रेन की इस तरह से मदद करने पर रूस अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका के इस कदम को दादागिरी करार दे दिया। और यूपी के फतेहपुर और कौशाम्बी से 24 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया है। 2 दिन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूपी के फतेहपुर और कौशाम्बी से 24 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया। ओडिशा और विजयवाड़ा से लाया जा रहा था गांजा। यूपी के कानपुर में धार्मिक मंच पर जमकर अश्लील डांस हुआ। वीडियो में एक शख्स पैसे उड़ाता दिखा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है डांस का वीडियो। मध्य प्रदेश के खंडवा में घरेलू विवाद के बाद कुएं में कूदा शख्स, पुलिस ने रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला। हाल ही में जेल से छूट कर आया था युवक। वहीं दावा है कि रूस ने यूक्रेन के बुचा शहर में लोगों की लाशें बिछाने के लिए कोई एडवांस्ड वेपन नहीं बल्कि पहले विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुआ हथियार इस्तेमाल किया। बुचा में मरने वाले लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने वहां मासूम लोगों में गोलियां नहीं बल्कि कील जितनी छोटे तीर उतारकर उनका शरीर छलनी कर दिया था। कीव के पास बुचा से रूस की सेना के लौटने के बाद इस महीने की शुरुआत में वहां की सड़कों पर लाशों के ढेर की तस्वीरें सामने आई। जगह जगह कब्रें खुदी दिखी थी। जिसके बाद बुचा में रूस की सेना पर कत्लेआम के आरोप लगे थे। लेकिन नया दावा तो बेहद सनसनीखेज है। दावा यह कि रूस ने बुचा में बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थीं और कील के साइज के लोहे से बने डार्ट या छोटे तीर चलाकर निहत्थे लोगों का शिकार किया था। बुचा में मरने वाले लोगों के शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दर्जनों शवों के अंदर जगह जगह कील जितने छोटे पैने तीर धंसे मिले, जिन्हें निकालने में उनके पसीने छूट गए क्योंकि वो बेहद बारीक हैं। डॉक्टरों ने खास तौर पर शवों के सिर और सीने में कई छोटे नुकीले तीर गड़े पाए। मतलब मेटल के छोटे छोटे सैकड़ों डार्ट से निशाना बनाकर आम लोगों को इतने जख्म दिए गए कि उन्होंने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। असल में रूस की सेना ने 26 फरवरी को बुचा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मार्च के आखिर में उसे वहां से लौटना पड़ा था। उसी के बाद बुचा से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिनमें सड़कों पर आम लोगों के शवों का ढेर दिखा था। लेकिन रूस पहले दिन से ही उन तस्वीरों को फर्जी बता रहा है। लेकिन यूक्रेन के ताजा दावे ने एक बार फिर बुचा को सुर्खियों में ला दिया। बुचा में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और फोरेंसिक विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने वहां आम लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए कील जितने छोटे मेटल के वो तीर अपने हथियार बनाए थे, जो कि पहला विश्व युद्ध लड़ रहे देशों ने अपने दुश्मनों पर छोड़े थे। तब हवाई जहाज से मेटल के छोटे तीर आसमान से बरसाए गए थे, जो कि इतने नोकीले होते थे कि नीचे जमीन पर मौजूद सैनिकों के हेलमेट तक को चीर दिया करते थे। आज के दौर में आधुनिक हथियार आ गए हैं, इसलिए जंग में छोटे मेटल डार्ट जैसे पुराने जमाने के हथियार इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन यूक्रेन का दावा इससे उलट है। उसका कहना है कि रूस ने बुचा पर बर्बरता ढाने के लिए बीती सदी के गए गुजरे हथियारों से आम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा। यह हथियार भले ही छोटा है, लेकिन चोट बहुत गहरी देता है। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मेटल के छोटे तीर गोलों के अंदर फिट होते हैं और वो गोले टैंक या फिर बंदूक से फायर किए जाते हैं। एक गोले में 8000 तक छोटे छोटे डार्ट होते हैं, जो कि गोले के फटते ही करीब 300 मीटर चौड़े और 100 मीटर लंबे ट्रायंगल यानी त्रिकोण के साइज के इलाके में फैल जाते हैं। सोचिए कि 8000 पैनी कीलें अगर शरीर में गड़ जाए तो इस इंसान का क्या हो। इतना ही नहीं, मेटल के ये डार्ट जैसे ही अपने टारगेट पर लगते हैं वो 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो जाते हैं। तीर का जो अगला हिस्सा होता है वो मुड़कर हुक की शक्ल ले लेता है और इंसान के शरीर को चीर कर रख देता है। वहीं जो पिछला हिस्सा होता है वो भी शरीर को अलग चोट पहुंचाता है। और मुंबई में एक महिला यात्री ट्रेन की चपेट में आने से बच गई। मुंबई के जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। पुलिसकर्मी ने महिला यात्री को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। सीसीटीवी में कैद महिला यात्री को बचाने का वीडियो। मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके में गद्दे की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। पार्किंग में खड़ी 40 गाड़ियां भी जली। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के सांगली में बुलडोजर से एटीएम मशीन की चोरी। सीसीटीवी से बचने के लिए चोर बुलडोजर से ही पूरी एटीएम मशीन चुराकर फरार हो गए। उधर युद्ध के बीच स्मार्टफोन से यूक्रेन के एक सैनिक की जान बचने का वीडियो सामने आया। हालांकि ऐसा कहां हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें यूक्रेन के एक सैनिक के स्मार्टफोन के कवर में गोली फंसी दिखी। उस वीडियो में वो फौजी अपने किसी साथी से बातचीत करता नजर आया, जिसे वो अपना मोबाइल दिखाकर ये दावा करता दिखा कि उसने जो मोबाइल कवर अपने फोन की सुरक्षा के लिए लगाया था, उस कवर ने रूस की गोली से उसकी जान बचा ली। दोनों की बातचीत के दौरान पीछे से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। गोली घुसने से स्मार्टफोन का वो कवर फट गया। मोबाइल की स्क्रीन चकनाचूर हो गई,
लेकिन यूक्रेन के उस सैनिक की जान बच गई। तस्वीरों में वो दोनों लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी बड़े पेड़ के तने की आड़ में दिखे। और पीएम मोदी 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर शिवगिरी की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मठ से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने मठ से जुड़े लोगों से कार्यक्रम के लिए विचार साझा करने की अपील भी की। एसीएसपी अवनीश अवस्थी ने 30 अप्रैल तक सभी थानाध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी है। पिछले दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने इसके निर्देश दिए थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, लाउडस्पीकर के बारे में हाईकोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। जो ध्वनि या जो आवाज इत्यादि के बारे में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने वालों पर राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। गहलोत सरकार ने राजगढ़ के एसडीएम केशव कुमार मीणा के साथ साथ नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनवारी लाल मीणा और नगर पालिका के चेयरमैन सतीश दुहारिया को भी निलंबित कर दिया है। विपक्ष के साथ ही कांग्रेस में भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी। और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ये कहना है कि रूस अपने युद्ध उद्देश्यों में विफल रहा है, वहीं यूक्रेन सफल हो रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को $300 मिलियन की यूक्रेन को मदद भी दी है और साथ ही $165 मिलियन की मदद गोला बारूद की बिक्री के लिए दी है। साथ ही नए राजनयिक के नामांकन की घोषणा भी की गई है। और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन की यात्रा पर अमेरिका का ये उच्चतम प्रतिनिधि मंडल है। तो अमेरिका का एक प्रतिनिधि मंडल आज यूक्रेन पहुंचेगा और जेलेंस्की से विदेश मंत्री की मुलाकात होगी। इस बीच अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन का दौरा किया। युद्ध के बीच बाइडेन के मंत्रियों के यूक्रेन दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और इसीलिए कीव पहुंचने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद इनका स्वागत किया। इस दौरान अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात की। बाद में इन सबके बीच वहां एक बैठक हुई। इसमें अमेरिका ने रूस के खिलाफ जारी लड़ाई में यूक्रेन की तारीफ की और जेलेंस्की सरकार को हर तरह से मदद देने का अपना वादा दोहराया। साथ ही अमेरिकी सरकार ने रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया। असल में यूक्रेन पर हुए रूसी हमले को 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुतिन की सेना अब तक इस युद्ध को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। इसीलिए अमेरिका ने पुतिन की रणनीति पर सवाल उठा दिए। वहीं खबर है कि यूक्रेन की जंग जीतने के लिए रूस ने अपना वो ब्रह्मास्त्र मैदान में लगा दिया है जिसकी बदौलत उसने 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा किया था। ये न कोई मिसाइल है और न कोई बम, बल्कि रूस का हथियार एक ऐसा जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन है जिसे इस्तेमाल करके उसने यूक्रेन की सेना को पंगु करने की कसम खा ली और एक बार फिर क्राइमिया की तरह पूरे के पूरे यूक्रेन पर अपना झंडा फहराने की साजिश रच रहा है। रूस के इस हथियार का नाम है R-330ZH ज़िथिल जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन। यह ऐसा हथियार है जिसके बूते रूस सैटेलाइट और मोबाइल फोन ठप कर सकता है। इस काम के लिए उसका जैमिंग कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक उसी फ्रीक्वेंसी में सिग्नल छोड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी में सैटेलाइट ऑपरेट करता है। इससे होता गया है कि सैटेलाइट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा असल सिग्नल है और कौन सा दुश्मन का भेजा सिग्नल, और वो ठीक तरह काम ही नहीं कर पाता। बल्कि अभी कुछ दिन पहले खुद अमेरिकी सेना की स्पेस सर्विस ब्रांच यूएस स्पेस फोर्स ने भी माना था कि रूस यूक्रेन में जीपीएस के सैटेलाइट के सिग्नल जैम कर रहा है और दावा है कि इसी वजह से यूक्रेन में जीपीएस के इस्तेमाल में दिक्कतें आ रही हैं। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है जो सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल के जरिए पृथ्वी पर किसी भी जगह या चीज की लोकेशन बताता है। इसी वजह से सफर के वक्त रूट देखने के लिए लगभग पूरी दुनिया जीपीएस का इस्तेमाल करती है और यूक्रेन की सेना तो खुद जीपीएस के ही भरोसे है। आसमान में ड्रोन उड़ाना हो या फिर जमीन पर मिसाइल लॉन्चर चलाना हो, जीपीएस के बिना उसके लिए रूस को जवाब देना मुमकिन ही नहीं। सब तकनीक पर निर्भर करता है। सारे के सारे हथियार धरे के धरे रह जाएं अगर जीपीएस काम न करे तो। और खबर है कि रूस यूक्रेन में अपना जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन इस्तेमाल करके जीपीएस को ही जैम कर रहा है ताकि यूक्रेन की सेना उसका मुकाबला ही न कर सके। और सांसद नवनीत राणा की जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई। लोक सचिवालय ने सरकार से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की।
महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर उठे विवाद पर सीएम उद्धव ठाकरे ने सांसद नवनीत राणा पर साधा निशाना। कहा, हनुमान चालीसा पढ़नी थी तो घर आकर ठीक से पढ़ी जा सकती थी, लेकिन दादागिरी मत करिए क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीट बोलून सांगून येतात की मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ तो आपको बताना चाहता हूँ, आइए जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू, पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्यात समजून सांगितलेलं आहे। एलन मस्क की कंपनी और ट्विटर के बीच डील पक्की हो गई। मस्क ने ट्विटर को 3,368 अरब रुपए में खरीद लिया। इस बीच रूस की पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवा पुतिन के समर्थन में खुलकर मैदान में उतर आई। वो मॉस्को में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई, जहां उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर खुलकर पुतिन का समर्थन किया। ये बात उन्होंने मॉस्को में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल अलीना 2022 के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। इससे पहले इसी समारोह में पहुंचने पर खिलाड़ियों और दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ऐसे में अलीना ने भी हाथ हिलाकर अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया। चर्चा है कि पुतिन की गर्लफ्रेंड बताई जाने वाली अलीना इसी कार्यक्रम के लिए कुछ दिन पहले मॉस्को लौटी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। Есть история войны, и мы ни в коем случае не должны забывать про это. यानी वो यूक्रेन पर किए गए हमले में पूरी तरह पुतिन के साथ खड़ी हैं। इतना ही नहीं, अलीना ने उम्मीद जताई कि इस जंग में जीत रूस की ही होगी। उधर 2 महीने से चल रही जंग के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हुआ। लेकिन खबर यह है कि रूस में व्लादिमीर पुतिन की लोकप्रियता कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई। ये बात रूस में हुए एक सर्वे में सामने आई, जिसमें बताया गया है कि रूस के लोग अब पुतिन पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगे। हालांकि आर्थिक प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर तगड़ा असर हुआ। वहां के आम लोगों को भी इन प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ रही। खबर है कि कई कंपनियों के अपना कारोबार समेटने की वजह से रूस में बेरोजगारी बढ़ी है। प्रतिबंधों का असर होने की वजह से करीब 2 लाख लोगों से रोजगार छिनने का अनुमान है। यहाँ तक कि आंकड़े भी अब रूस के लोगों की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि IMF ने अनुमान जताया कि रूस की GDP मौजूदा कारोबारी साल में बढ़ने के बजाय घटने वाली है, वो भी 8% से ज्यादा। जिसका सीधा मतलब यह है कि कूटनीति में पुतिन के दांव कितने भी असरदार हों, उनके देश की माली हालत पर भी इस जंग का बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद 2 महीने से चल रही जंग में रूस पीछे हटने को कतई तैयार नहीं। और बल्कि अब तो यूक्रेन में चल रहा रूस का स्पेशल ऑपरेशन और आक्रामक दिख रहा है। हालांकि जंग के बावजूद पुतिन ने अपने देश की गिरती करेंसी रूबल को संभाल लिया। यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बनाने में भी वो कामयाब हो गया। लेकिन जंग के बाद से ही रूस में महंगाई ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। पहले अमेरिका ने अनुमान जताया था कि जंग के कारण पुतिन की कुर्सी चली जाएगी। बाइडेन ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इस जंग के साथ पुतिन की राजनीति से विदाई हो जाएगी। लेकिन सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एक सर्वे में दावा यह किया गया है कि रूस के लोग अब अपने आप को पुतिन के हाथों में ज्यादा सुरक्षित मानने लगे हैं। यूक्रेन का युद्ध शुरू होने से पहले रूस के 71% लोगों ने पुतिन का समर्थन किया था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 83% तक पहुंच गया। मतलब युद्ध से पहले 71% लोग पुतिन के समर्थक थे और अब वहां के 83% लोग पुतिन के साथ। वहां के 48% लोगों ने तो सर्वे में यह तक कहा कि सभी नागरिकों को उनके देश का समर्थन करना ही चाहिए, चाहे उनके देश की नीति सही हो या गलत। वहां के 80% लोग तो ये मानते हैं कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के संघर्ष में रूस का पलड़ा भारी ही रहेगा। मतलब ये कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, रूस में पुतिन के लिए समर्थन भी बढ़ता जा रहा है।